देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जीओसी का, आइसोमरिज्म का कह सकते हैं आप। देखिए एक्चुअली अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन यहाँ पर जनरली देखा गया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और कुछ में नहीं भी होती है, लेकिन मेन जो होता है ये पीपीएल के प्रति इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो सकती है और नहीं हो सकती, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें मालूम होना चाहिए पीपीएल है क्या, क्योंकि हमें समझना हर चीज को है तो हमें मालूम होना जरूरी है कि पीपीएल क्या है। देखिए वैसे आपको मालूम है कि नॉर्मल लाइट क्या है, तो आप ये तो जानते हैं अगर नॉर्मल हम लाइट की बात की जाए तो नॉर्मल लाइट अगर देखा जाए तो सिंपल सा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। और इसमें हम अगर देखें तो बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो वेव्स है, जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है एसोसिएट होते हैं वेव्स और फिर आगे मूव करती है। मतलब इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स ये जो है मिलकर एसोसिएट होकर जो आगे मूव करते हैं। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर इस एक्सिस में ये इलेक्ट्रिक वेव्स मूव कर रही है ना, और हम अगर देखें तो इसमें अगर आप देखिए तो ये जो है इस एक्सिस में हमने मान लिया मैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे मैग्नेटिक वेव्स मूव कर रही है। मतलब कुल मिला के हम अगर देखें तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन, है ना, ईएमआर है ना। तो एक बात समझिएगा कि अगर हम देखें ईएमआर जो है वो वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ रही है। अगर हम नॉर्मल सोर्स लाइट लें, देखिए अगर हम लोग सोर्स लाइट ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया और जो है देखिएगा ये जो है सिंपल सा, ये हम अगर देख रहे हैं नॉर्मल सोर्स लाइट है। इस नॉर्मल सोर्स लाइट से हम अगर देखें तो लाइट का वाइब्रेशन, अब ये जो लाइट है नॉर्मल है, ये डिफरेंट एक्सिस में जो है वाइब्रेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। तो इसका जो ऑसिलेशन है डिफरेंट एक्सिस में है, डिफरेंट प्लेन्स में है। तो हम अगर देखें तो इस जगह आप देखिएगा, जैसे लाइट देखिए यहां से जो है हम अगर एक पॉइंट पे ऑसिलेशन देख रहे हैं जो है लाइट का, तो ये नॉर्मल सोर्स लाइट है जहां पर हम देख रहे हैं वाइब्रेशन डिफरेंट प्लेन्स में। ये क्या है, नॉर्मल लाइट है, जिसको मैंने बताया लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और ये जो है वेव्स के फॉर्म में आगे मूव कर रही है ना। हम अगर इसको जो है अगर देखें तो इसमें वाइब्रेशन डिफरेंट प्लेन्स में हो रहा है। हम इस नॉर्मल लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। एक्चुअली ये ऐसा जो है पोलराइजर है जो केवल एक प्लेन को पास होने देता है लाइट के, और सारे प्लेन्स को रोक देगा। मतलब लाइट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ऐसे ऐसे आइसोलेट कर रही है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है। मतलब डिफरेंट एक्सिस में डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट का ऑसिलेशन हो रहा है। जब हम इससे पास करते हैं लाइट को तो एक प्लेन पास होती है और रिमेनिंग और सारे प्लेन को रोक देता है, तो जो हमको यहां लाइट मिलती है। देखिए हम अगर बात करें, जैसे हम लोग जैसे बात करें यहां से जो लाइट मिलेगी हमको वो सिंगल प्लेन में मिलेगी, ठीक है। तो यहां देखिए ये जो है सिंगल प्लेन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। आप समझिएगा सारी कहानी यहीं से घूमती है कि वो कंपाउंड जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को रोटेट करती है। मतलब एक्चुअली हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट इसलिए लेते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल सोर्स लाइट ले लेंगे तो हमें सही रिजल्ट मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हम कौन सा प्लेन कहां रोटेट कर रहा है दिखेगा नहीं, क्योंकि हर एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाइट ऑसिलेट कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल प्लेन पे वाइब्रेशन लेते हैं, जिसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी जिसमें लाइट में ऑसिलेशन एक सिंगल प्लेन पे हो रहा हो, मतलब इस सारे प्लेन को ये रोक देगी। तो हम देखेंगे इस जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम एक ट्यूब लेते हैं, पोलरीमीटर ट्यूब बोलते हैं। पोलरीमीटर ट्यूब में उस कंपाउंड को, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है या अदर कंपाउंड हो सकता है, उसको डाला, सोल्यूशन बना लिया और उसमें हमने इस लाइट को पास किया। जब ये पीपीएल को पास करते हैं तो हम देखते हैं जब बाहर जो एनालाइजर है, जो बंदा जो है रीड कर रहा है, उसने देखा कि लाइट को उसने रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो ये लाइट को जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर सकता है। हम अगर देखें बहुत ध्यान समझिएगा, जैसे हम देखें हमने देखा कि मान लीजिए ऐसे रोटेट कर दिया इसने, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज हो गया, या लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो इस बेसिस पे हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स डिफाइन करते हैं। तो समझिएगा ऑप्टिकल क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति
बिहेवियर चेंज हो जाती है, यानी लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देती है ना। तो हम लोग यहां से जो है समझेंगे इसको बहुत सिस्टमेटिक वे से एक्चुअली है क्या। तो ऑप्टिकल आइसो देखिए सिंपल से, देखिए जैसे हम लोग अगर ले रहे हैं, देखिए जैसे हमने लिया यहां से जो है नॉर्मल सोर्स लाइट लिया, ठीक है, ये नॉर्मल जो है लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स, ठीक है। और इसमें अगर हम ऑसिलेशन देखें तो आप देखिए यहां से जो है ऑसिलेशन डिफरेंट प्लेन्स पे हो रहा है। ये जो है सिंगल देखिए ऐसे कई प्लेन्स हैं, आप अगर देखें तो यहां से ऐसे कई प्लेन्स में ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन डिफरेंट प्लेन्स में हो रहा है। ये जो है ऑसिलेशन दिख रहे हैं आप, तो डिफरेंट प्लेन्स में लाइट का ऑसिलेशन हो रहा है। हम यहां पोलराइजिंग फिल्टर लगा दिया। पोलराइजिंग फिल्टर में मैंने जैसे बात की निकोल प्रिज्म में लगाया, तो पोलराइजिंग फिल्टर लगाया तो उससे हमने देखा कि सारे प्लेन को उसने रोक दिया, केवल एक प्लेन, देखिए केवल एक सिंगल जो है प्लेन ऑसिलेट कर रहा है, देख रहे हैं, एक केवल सिंगल देख रहे हैं, एक प्लेन पे ऑसिलेट कर रहा है, यानी इसका वाइब्रेशन ऐसे ऐसे देख रहे हैं, एक सिंगल जो है प्लेन पे ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये आपका जो है लाइट जो मेरे को मिलेगी इसे बोलेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये जो है ना, ये जो लाइट मिल रही है देखिए सिंगल प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, इसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, सिंगल प्लेन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इन ओनली वन प्लेन है। इसको हमने पोलरीमीटर ट्यूब में पास किया, कि ये जो है पोलरीमीटर ट्यूब है। अब ये पोलरीमीटर ट्यूब जिसमें कि हमने ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस डाल रखा है, ठीक है, और इसमें से भी लाइट पास की, तो देखिए हल्का सा घूम गया। अब ये हल्का सा घूम गया, इसको हम लोगों ने एनालाइजर से रीड किया। ये जो है ओपन आई है किसी सोर्स की, और ये जो है इसको देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, तो देखा इसने एंगल थोड़ा सा घूम गया। तो इस एंगल घूमने क्लॉकवाइज घुमा तो हम बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है ऑप्टिकल एक्टिव है, और ये पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो हम बोलेंगे ये कंपाउंड ऐसा है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो यहां पर जो हम एसटीडी करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स में, तो सिंपल सा वो कंपाउंड जो पीपीएल को रोटेट कर देते हैं, हम इसकी बात करेंगे ना। देखिए है क्या, जैसे समझेंगे इसको, देखिए वही चीजें सेकंड व्यूज में हम देखेंगे। देखिए यहां जैसे वही हमने जो अभी जस्ट पहले देखा, अब देखिए ये जो है यहां से देखिए ये पोलरीमीटर ट्यूब है, देखिए ये क्या है, पोलरीमीटर ट्यूब है, और यहां से नॉर्मल सोर्स लाइट है, ये नॉर्मल सोर्स लाइट है, जहां पे हमें मालूम है कि लाइट का वाइब्रेशन डिफरेंट प्लेन पे हो रहा है। ये देखिए यहां पर दिखाया गया है डिफरेंट प्लेन्स पे लाइट ऑसिलेट कर रही है, तो ये नॉर्मल सोर्स लाइट। जब इसको हमने पोलरीमीटर पोलराइजर से पास किया, पोलराइजर में सिंगल प्लेन यहां से गुजर रहा है, ये सिंपल सब मिल रहा है, पीपीएल मिल रहा है, ये पीपीएल मिला। अब ये इस पीपीएल को हमने पास किया किसमें, सोल्यूशन में, पोलरीमीटर ट्यूब में। जनरली इसकी लेंथ हम सेंटीमीटर रखते हैं और 10 सेंटीमीटर स्पेसिफिक निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो पोलरीमीटर ट्यूब में पास किया, इसमें कंपाउंड मान लीजिए ये ए है जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, या इसी का दूसरा व्यू है बी है जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, या इसी का तीसरा भी हो सकता है जो लाइट को रोटेट ही नहीं करे। 3 कंडीशन आ सकती है। तो इस में कितना रोटेशन किया है वो ऑब्जर्वर जो है वो एनालाइजर के थ्रू ऑब्जर्व रीड कर लेता है कि एंगल कितना और रोटेट हो रहा है। एक्चुअली हम अगर देखें तो यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर, तो फाइनली इसमें जो है एक सिंपल सा प्लेन, सिंगल प्लेन ओपन होता है एनालाइजर में, और उससे जैसे लाइट वेव्स पास हुई तो रिजल्ट हमको मिल जाता है कि हाँ इतना एंगल है। तो देखिए यहां हम अगर देखें, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको हम फिर से बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग देख रहे हैं, देखिए जो व्यूज है, अब हम ऑप्टिकल की बात फिर से देखेंगे। जैसे हमने एक नॉर्मल सोर्स लाइट लिया, ठीक है, ये नॉर्मल बल्ब है, और यहां से हम देखेंगे जो लाइट हमें निकल रही है वो नॉर्मल लाइट है ना, नॉर्मल लाइट, जिसमें आप देख रहे हैं वाइब्रेशन क्या है, डिफरेंट प्लेन्स में है। तो ये डिफरेंट प्लेन्स में वाइब्रेशंस है ना। अगर आप देखें तो इसको हमने जो है निकोल प्रिज्म पास किया, और जब हमको ये लाइट मिला तो ये सिंगल प्लेन मिल रहा है ना, ये सिंगल प्लेन है जिसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहां पर लाइट सिंगल प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, समझिएगा बच्चों। सॉरी देखिए यहां से हम अगर बात करें, देखिए अब इसको हमने क्या किया, पोलरीमीटर ट्यूब, ये जो है ना ये आपका पोलरीमीटर ट्यूब है, पोलरीमीटर जो है ट्यूब है, और जनरली इसको हम लोग जो है सेंटीमीटर में डेसीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है, 1 डेसीमीटर लिया।
इसमें जब हमने पास किया तो या तो ये जो कंपाउंड हमने बताया था अभी जैसे ए है, या तो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा जिसे हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, इसे हम प्लस भी बोलते हैं, इसे प्लस डी भी बोलते हैं, इसे क्लॉकवाइज है ना, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव बोला जाएगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। या तो ये कंपाउंड जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। देखिए यहां से अगर देखा जाए नॉर्मली थीटा एंगल है ना, यहां अगर देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो हम इसे ऑप्टिकली एक्टिव लीवो बोलेंगे, लीवो रोटेटरी बोलेंगे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, या फिर जो है हम इसे स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपने देखा कि कंपाउंड में एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, इसका एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन भी बन सकता है जो लाइट को रोटेट ही ना करे, जिसे हम लोग मेसो बोलते हैं। तो एक बात तो कंफर्म हो गई, जो कंपाउंड है वो लाइट को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या रोटेट ना करे, इसी तरह की कंडीशन आ सकती है। तो इसमें दो तरह से आइसोमर्स हो गए, एक हो गया ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, एक हो गया ऑप्टिकल इनएक्टिव आइसोमर्स। तो देखिए ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स और ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ये ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। देखिए आपको बता दें ऑप्टिकली एक्टिव की हम अगर बात करें तो ये जो है टू टाइप्स का होगा। हम अगर देखें, देखिए यहां से हम देखें तो ये टू टाइप होगा, डेक्स्ट्रो और लीवो। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव को हम बोलते हैं मेसो, है ना। तो इस तरह हम बात करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है दो तरह के होंगे, एक होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, एक होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव में डेक्स्ट्रो और जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव में ऑप्टिकली एक्टिव में जो है डेक्स्ट्रो और लीवो होगा, जिसको हम लोग अभी मैंने बताया कि स्मॉल डी से भी लिखते हैं, इसे हम प्लस से भी लिखते हैं ना। और लीवो जो है वो हम स्मॉल एल से लिखते हैं और इसे माइनस से लिखते हैं। लीवो का मतलब एंटी क्लॉकवाइज और डेक्स्ट्रो का मतलब क्लॉकवाइज, है ना। देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग जैसे हम एक टर्म देखेंगे यहां पर एंगुलर रोटेशन। लाइट जो है नॉर्मल से थीटा एंगल में मूव कर गई है ना, जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, है ना। तो एंगल ऑफ रोटेशन जो है कई फैक्टर्स डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं, एंगल ऑफ रोटेशन जो है थीटा लेंथ डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग तो जो है हम लोग बात कर रहे थे, देखिए यहां से एंगल ऑफ रोटेशन की बात करेंगे। तो ये एक्चुअली है क्या, जैसे अभी हमने देखा था पोलीमीटर ट्यूब में, हम अगर बात करें, देखिएगा इसके पहले जैसे हमने बात की कि जैसे कंपाउंड को हम इसमें पास कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी पीपीएल को हम यहां से कंपाउंड में पास कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ जो है मान लीजिए हमने कहा एल डेसीमीटर है, और जो है हम अगर देखें इसका जो कॉन्संट्रेशन है वो हमने लिया मान लीजिए सी ग्राम पर एमएल। अब एक बात समझिएगा कि जो थीटा है, जो एंगुलर रोटेशन थीटा है, वो डिपेंड करेगा लेंथ के पर, कि लेंथ अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली थीटा ज्यादा होगा। दूसरा जो है थीटा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पर, कि कंसंट्रेशन जो है अगर यहां बढ़ेंगे, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा मिलेंगे इसको, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा रोटेट करेगा, तो ऐसे में जो है एंगुलर रोटेशन बढ़ जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स को अगर मिला दिया तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलसी आएगा। एक्चुअली होता क्या है, हमें मालूम हो गया कि जो थीटा है वो एंगुलर रोटेशन है, वो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि जो पोलीमीटर ट्यूब है उसकी लेंथ है क्या। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो ऐसे में से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा मिलेंगे, और जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा मिलेंगे तो एंगुलर रोटेशन ज्यादा होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने कॉन्संट्रेशन ज्यादा ले लिया ट्यूब के अंदर कंपाउंड का, तो उसमें जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो ऐसे में रोटेशन ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट एंगल ज्यादा होगा। तो एक्चुअली कंपाउंड का जो है एग्जैक्ट एंगल निकालने के लिए और एक स्पेसिफिक एंगल निकालने के लिए हम लोगों ने जो है एक टर्म्स अल्फा निकाला, जिसे बोलता है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफाइन कैसे करते हैं अल्फा को, अल्फा इक्वल टू जो है थीटा अपॉन एलसी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट कंसंट्रेशन में कितना एंगल रोटेट कर रहा है। इसे हम लोग जो है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं, और जो एंगल ऑफ रोटेशन है कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहां से हमने बोला स्पेसिफिक रोटेशन या स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा, है ना, इसको अल्फा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और वेवलेंथ लाइट के लिए वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो यहां से मतलब थीटा अपॉन एलसी है ना, इसको हम जनरली रखते हैं डिग्री में, ये जनरल डिग्री में है ना, डिग्री में, और ये एल डेसीमीटर में पुट करते हैं, और जो है सी ग्राम पर एमएल में पुट करते हैं, ठीक है। अभी हमने बात की थी थीटा, जो लेंथ थीटा है लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वैसे नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा।
ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस भी डिपेंड करेगा, जो सब्सटेंस हमने पोलियोमीटर ट्यूब में डाल रखा है, ठीक है। तो फाइनली जो है हमें यहां से मालूम है सॉरी तो स्पेसिफिक रोटेशन है क्या, यहां से हमको आइडिया है। देखिए एक्चुअली है क्या, एक बात और समझिएगा, जैसे हम लोग यहां से पढ़ रहे थे जो है ऑप्टिकल में हमने देखा अल्फा, तो आपको ये मालूम होना जरूरी है कि ऐसी क्या खास बात है, ऐसी इस कंपाउंड में क्या खास बात है कि ये लाइट को रोटेट कर रहा है। तो इसमें देखा गया कि वो मॉलिक्यूल जो है डिसिमेट्रिक होते हैं, वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो हमें मालूम होना जरूरी है कि डिसिमेट्रिसिटी होती क्या है या कायरलिटी क्या होती है। जो मॉलिक्यूल कायरल होते हैं, ठीक है, उसमें वो मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो करते हैं। तो हम अगर कायरलिटी की बात की जाए, देखिएगा यहां से हम कायरलिटी देखने जा रहे हैं। देखिए होता क्या है कि कायरलिटी जो है ऐसे मॉलिक्यूल या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं जिनमें किसी भी तरह की कोई सिमेट्रिसिटी ना हो। अगर उनका मिरर इमेज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मॉलिक्यूल है, अगर उसका मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोजिबल ना हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है कायरल कहे जाते हैं या डिसिमेट्रिक कहे जाते हैं। आपको बता दूं कि जैसे हैंडनेस है ना, मतलब जैसे हम इसको देखते हैं, ये मेरा हैंड है, इसका हमने मिरर इमेज लिया और अगर देखा है तो मिरर इमेज जो है उठाया, ऐसे ही जस्ट इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करा दिया, तो ये देखिए सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो कुल मिला के आपको बता दूं कि जो है हम अगर देखें तो मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक, है ना। तो यहां जैसे हम देखें कि ये P है, इसका मिरर इमेज जो है अगर बन रहा है, सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो ऐसा ये कायरल या डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। तो आपको बताइए कायरलिटी होती क्या है, तो मॉलिक्यूल एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कायरल आर डिसिमेट्रिक if it doesn't possess any element of symmetry। तो एक बात समझिएगा, and not superimposable on its mirror image, है ना। तो किसी भी तरह की इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखिए ए हमने लिया और इसका मिरर इमेज है, इसको उठा के ए को ऐसे रखिए, क्या होगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो जब ये सुपर इम्पोज हो जाएगा तो ऐसे में हम बोलेंगे कि ये एकारल या नॉन डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। आपको बता दूं तो एक बात समझिएगा, सिंपल सा, कायरलिटी के लिए जरूरी है कि मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो। अब बात यहां आती है कि एलिमेंट ऑफ सिमेट्री है क्या। देखिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जनरली जो है 4 टाइप्स की होती है और हमें 3 टाइप्स की यहां पे मेनली स्टडी करनी है। आपको बता दूं, जैसे हम बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, हम बात करेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, हम बात करेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर्स में इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर देखें तो ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री अगर बात करें तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो है ए मॉलिक्यूल है आइदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखिए पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री, या सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर एनफोल्ड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो 3 तरह की सिमेट्रिसिटी हम बात करेंगे। जैसे हम देखें जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम अगर बात कर रहे हैं, देखिए अगर मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में कट किया जाए और अगर दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे के लिए मिरर इमेज हो या सुपरइम्पोज हो रहे हैं या सेम है तो हम बोलेंगे इसमें जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या है कि 2 इक्वल पार्ट आपस में क्या हो, मिरर इमेज होते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। जैसे हम अगर देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री की हम बात करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज है, इट कैन नॉट रोटेट पीपीएल हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। तो अगर ये जो है अगर हम देखें मिरर में सिंपल से देखिए, यहां हम अगर बात करें तो जैसे हमने लिया, या कह सकते हैं कि 2 इक्वल हाफ्स, सो दैट जो इफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कट एग्जैक्टली इनटू 2 इक्वल हाफ्स, है ना, सो दैट हाफ ऑफ इट्स बिकम्स मिरर इमेज। देखिए हम अदर हाफ, ठीक है, इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब कुल मिला के हम अगर देखें कि इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, तो हम इसे बोलते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। देखिए यहां से अगर देखा जाए तो P को देखिए यहां नॉन सुपर इम्पोजेबल है, यहां मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है ना। हम अगर हैंड को देखें, देखिए इसको अब देखिए इसको 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करिए, ये सिमेट्रिकल नहीं है। देखिए अगर ऑप्टिकल एक्टिव की बात कर रहे हैं तो किसी भी तरह की सिमेट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो ऐसे में हम अगर बोलेंगे तो इसे बोलेंगे डिसिमेट्रिक पार्ट है, डिसिमेट्रिक है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। लेकिन सर्किल को हम देखते हैं, ठीक है, इसको अगर इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, अगर आप देखिए तो दोनों पार्ट क्या है, सेम है, तो हम बोलेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है।
तो अगर किसी मॉलिक्यूल को या किसी ऑब्जेक्ट को इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों पार्ट एक दूसरे के लिए मिरर इमेज होते हैं, तो ऐसे में बोलते हैं कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, यानी मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक नहीं है ना। और अगर जो है दोनों मिरर इमेज नहीं तो बोलेंगे सिमेट्रिसिटी यहां एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे आपको बता दूं प्लेन ऑफ सिमेट्री कई तरह से होती है। यहां से जैसे हम अगर बात करें प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम लोग जनरली देखेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम यहां बात करेंगे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम बात करेंगे डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, वैसे हम लोग एक और यूज करते हैं स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री ना, स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो हम देखें डायगोनल है ना, और यहां स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये जनरली हम देखेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री भी तीन तरह से या चार तरह से होती है। किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए, मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक जो है नहीं होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा और ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आप देखिए मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल दिया है, अगर हम इसको इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देखिए जैसे हमने यहां पर इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये आपका इक्वल, देखिए दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे के लिए मिरर इमेज है कि नहीं, तो इसे हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल पीओएस यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए जैसे आप देखिए यहां से हमने लिया ब्यूटीन लिया, हमने ब्यूटीन में सिस फॉर्म ले लिया और इसको हमने वर्टिकली डिवाइड कर दिया दो पार्ट। देखिए वर्टिकल डिवाइड किया, वैसे हम अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे, अगर हम हॉरिजॉन्टल करेंगे देखिए तो ऊपर नीचे दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है, तो हम इसे ये नहीं बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे। यहां अगर आप देखें इसको हमने वर्टिकल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, वर्टिकल में देखिए, तो वर्टिकल में अगर डिवाइड किया तो ऐसे में आप देखिए ये दोनों पार्ट एक दूसरे के लिए मिरर इमेज है। भाई मिरर इमेज क्या है, जैसे आप देखिए यहां से अगर देखा जाए गौर से देखिएगा, जैसे ग्रुप है सीएससी है ना, यहां से इंटर पॉइंट से जितनी डिस्टेंस पे है सीएससी, उसी जगह से दूसरी डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलेगा। यहां सी है तो देखिए सी है, ये सेम डिस्टेंस पे सी से इधर जितने जा रहे हैं उतने इधर है, तो मिरर इमेज हो गई नहीं हो गई। ये एच है, ये एच है, अगर देखें तो यहां से जितनी दूर पे ये एच है उतनी दूर पे ये एच है, मतलब अगर देखा जाए तो दोनों पार्ट क्या सिमेट्रिकल है। अगर बीच में मिरर लगा दें जो है वर्टिकली, तो दोनों पार्ट एक दूसरे के लिए मिरर इमेज की तरह काम करेंगे। मिरर इमेज तो समझते हैं आप लोग, तो जब मिरर इमेज की तरह का काम कर रहे हैं तो हम इसे जो है बोलेंगे कि ये सिंपल सा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मतलब वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में ये जा रहा है, तो वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना। और यहां पे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। अब देखिए जैसे हम लोग अगर बात करें CH4 को लिया, तो CH4 देखिए ये भी आपका क्या है, एक वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल अगर हम देखें तो यहां से ये दोनों CH और CH एक प्लेन पे ले लिया हमने, तो ये H जो है प्लेन के बाहर निकल गया और ये H प्लेन के पीछे चला गया ना, बोर्ड के पीछे मान लीजिए जो है आपका H चला गया, दूसरा H प्लेन के ऊपर आ गया है ना। तो ये आपका देखेंगे तो दोनों पार्ट क्या है, एक दूसरे के लिए मिरर में, जितनी डिस्टेंस पीछे H ये है उतनी जो है इधर साइड में H है। ठीक है, अगर हम देखें देखिएगा बहुत ध्यान से, देखिए जैसे हम लोग अगर बात करें तो यहां से जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा हमने वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये अगर हम ट्रांसफॉर्म लेते हैं ब्यूटीन हमने ट्रांसफॉर्म ले लिया। देखिए इसको दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे CH3 है और CH3 है। ये अगर हम लोग ने जो है डायगोनली हमने प्लेन वो लगा दिया, मिरर लगा दी डायगोनली, तो अगर आप देखिए डायगोनली लगाएंगे जितनी डिस्टेंस पे इधर जा रहा है उतनी डिस्टेंस पे ये CH3 जा रहा है, तो ये दोनों क्या कहा जाएगा कि सिंपल सा डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री, डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाएगा है ना। और इसके अलावा हम लोग आपको बता दें, इसको चाहे तो आप अलग से ले लीजिए, जैसे हमने लिया C है, डबल C है, C है, डबल C है, यहां से जो है आपने H लिया और ये Me है, ये H है और ये Me। हम लोग जो है डायगोनली देखिए इसको डायगोनली यहां से डिवाइड कर प्लेन ड्रॉ करते हैं, तो ये जैसे डायगोनली हमने प्लेन लिया है ना, ये सिंपल सा डायगोनल पे जा रहा है। तो देखिए अगर देखा इस जगह से जितनी दूर ये मिथाइल है उतनी दूर ये मिथाइल है, तो यहां क्या है, यहां बोलेंगे डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना,
तो इसमें सिमेट्रिसिटी जैसे भी हो, यहां पर वर्टिकल आप नहीं कर सकते, हॉरिजॉन्टल आप नहीं कर सकते, तो यहां पर ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां क्या है डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कई तरह से हो सकती है, और किसी भी तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री हो मॉलिक्यूल जो है सिमेट्रिकल हो ही जाएगा, है ना। अब देखिए जैसे हमने बोला स्लाइस, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां भी एग्जिस्ट कर रही है। एक्चुअली देखा जाए तो इस पे, इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो देखा जाता है ये सारे बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये सारे प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अगर ये जैसे आप सीएससी एक मॉलिक्यूल को या हाइड्रोजन को एक स्फेरिकल पार्ट में ले लें H को, तो अगर बीच से हम स्लाइस की तरह कट करें तो आप देखिए जितना पार्ट इधर होगा उतना पार्ट आगे होगा, है ना। इसको अगर स्फेरिकल बॉल की तरह या एक एप्पल की तरह या हम लोग ले लें, इसको भी एप्पल की तरह ले लें, और यहां से स्लाइस की तरह कट करते हैं, स्लाइस की तरह, तो जितना पार्ट उधर होगा उतनी पार्ट इधर होगा, है ना। तो पूरा पूरा मॉलिक्यूल क्या है, एक प्लेन पे आ गया। तो हम इसे जो है अगर देखें, इसे बोलते हैं स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मतलब कुल मिला के पूरा पूरा मॉलिक्यूल प्लेन पे है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये सारे ही कहीं ना कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। तो ये सारे ही आपके जो है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहे जाएंगे। हम बात करने जा रहे हैं यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री होती क्या है। देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात की जाए तो हम लोग जैसे कोई मॉलिक्यूल है और उसके मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट की, जहां से जो है सारे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स सेम डिस्टेंस पे लगभग दिख रहे हो, तो वहां सेंटर पॉइंट चूज करते हैं। और सेंटर पॉइंट से जो है हम अगर लाइन ड्रा करते हैं ग्रुप की तरफ, ठीक है, ऐसे देखिए, तो सेंटर पॉइंट को एज ए मिरर मान लें, तो जितना डिस्टेंस देखिए यहां हमने लिया उतना का डिस्टेंस इससे कैसे हम ऐसे लेते हैं सॉरी तो देखिए यहां इस सेंटर पॉइंट के इस साइड जितनी डिस्टेंस ले रहे हैं उतनी जो है इस साइड आ रहा है। तो ये जो है अगर देखा जाए तो डिस्टेंस सेम ऐसे सभी के लिए, जैसे बी लिया हमने, यहां बी ले लिया, ये अगर हम लेते हैं जितनी डिस्टेंस पे हम बी ले रहे हैं उतनी डिस्टेंस पे ये भी मिल रहा हमको। तो अगर देखा जाए तो अगर हम सेंटर पॉइंट से जाते हैं दोनों साइड में तो सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलता है, तो हम बोलते हैं यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। जैसे हम यहां ए ले रहे हैं, अब देखिए यहां पर देखिए जिस ए है, अगर हम इस पॉइंट से सेंटर पे जाते हैं, देखिए यहां पर गए, यानी जितनी डिस्टेंस मैंने ट्रेवल की उतनी अगर इधर डिस्टेंस जाएंगे तो हमें सेम ग्रुप मिल जाएगा। अब देखिए जैसे हमने बी लिया है ना, यहां से हम लोग जो है ले रहे हैं बी का, ये बी लिया हमने, और ये देखिए बी, अगर हम लोग इसमें देखिए सेंटर पॉइंट पे जाएं, सेम डिस्टेंस पे हमें सेम बी मिल रहा है। तो मतलब अगर हर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स सेंटर से लाइन पास करते हैं तो दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलता है। तो ऐसे हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। मतलब इस सेंटर से अगर हम इस साइड जाएंगे जो ग्रुप मिल रहा है उसके सेम मिरर इमेज की तरह सेम डिस्टेंस पे हमें सेम ग्रुप मिलता है, और सभी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम के लिए ऐसी चीज होती है, तो हम बोलते हैं इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। देखिए जैसे it is a point inside a molecule from which on traveling equal distance on opposite direction, है ना। हम अगर जैसे यहां से आते हैं, अगर इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल करते हैं तो हमें सेम, तो जो है हम लोग देखिए बात कर रहे थे सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक बात तो कंफर्म होगा कि सेंटर मॉलिक्यूल के सेंटर से हम अगर जो है चल रहे हैं फॉरवर्ड, तो जो है और सेम उसी पॉइंट से हम अगर चलते हैं बैकवर्ड तो सेम डिस्टेंस में हमें सेम ग्रुप मिलता है। और जब ऐसा है या ग्रुप ऑफ एटम्स मिलता है या एटम्स मिलता है तो ऐसे में बोलते हैं मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो आप देखिए जैसे अभी हमने एग्जांपल्स दिखाया तो यहां पर सेम वही फंडा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल विल बी जो है सिमेट्रिकल, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ और एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे हमने यहां से जो है लिया डाइमिथाइल डाइकीटो पिप्राजीन, है ना। इसमें देखिए सेंटर पॉइंट, जैसे हमने यहां पर सेंटर पॉइंट चूज कर लिया, देखिए ये मॉलिक्यूल का सेंटर पॉइंट लिया। अब इससे इस पॉइंट से देखिए अगर हम NH के लिए लेते हैं, और देखिए NH है, ये NH है। अगर जैसे हमने ऊपर गए वैसे ही इधर सेम डिस्टेंस नीचे गए, तो देखिए यहां से क्या है सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप मिल रहा है। यहां पर होता है देखिए CO हमने लिया, यहां CO लिया। अब ये जितने दूर यहां गए उतने बैकवर्ड में गए, दोनों आपस में जैसे आप मान लीजिए इस पॉइंट में मिरर लगा दीजिए तो जितनी डिस्टेंस में CO मिल रहा है उतने बैक साइड में भी CO मिल रहा है। जैसे हम अगर लेते हैं यहां पर CSC लिया, लेकिन अब देखिए ये प्रॉब्लम यहां गई, यहां CSC है अपोजिट में H है। अगर हम इसको यहां से यहां तक ले जाते हैं CSC मिल रहा है, लेकिन इस जगह से लाएंगे तो H मिल रहा है। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है।
तो अब देखिए जो है जो सिस, देखिए यहां से क्या सी सेम साइड में सिस फॉर्म है, हम इसका ट्रांस फॉर्म लेते हैं। ट्रांस लिया तो आप देखिए ये आपका जो है सेंटर, यहाँ ये सेंटर पॉइंट है ना, और ये अगर देखिए जैसे एच है और यहाँ एच है, हम सेंटर से जितना जाएंगे, देखिए इधर गए एच, जितनी डिस्टेंस मिला सेम डिस्टेंस हमको यहां मिला। या आप कह सकते हैं कि हम यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लेंगे उतना टाइम हमको यहां से यहां तक लगेगा, है ना। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहां से CSC लिया, ये CSC लिया, ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि जैसे हमने इधर गए फॉरवर्ड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की सेम ग्रुप मिला हमको, तो उतने डिस्टेंस ट्रेवल करने पे हमको सेम ग्रुप मिल रहा है, ठीक है। हम अगर देखें जैसे ये कार्बन है और यहां पर ये कार्बन है, और इसमें आप देखिए कि इस सेंटर पॉइंट से हम जितना इधर जा रहे हैं हमको कार्बन मिला, उतने ही हमें डिस्टेंस ट्रेवल करने पे कार्बन मिल रहा है। जैसे ये CO है और ये अब देखिए CO है, हम सेंटर पॉइंट से जाते हैं तो जितनी डिस्टेंस पे CO मिला उतनी डिस्टेंस पे दूसरा CO मिला। ऐसे ही NH है और ये NH है, तो ये हमको NH मिल रहा है और यहाँ पर ये NH मिल रहा है। तो अगर देखिए तो ट्रांस डाइमिथाइल डाइकीटोन पिप्राजीन में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, मतलब सेंटर पॉइंट से हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जाते हैं तो सेम डिस्टेंस पर हमें सेम ग्रुप मिलता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल में हम बोलते हैं कि जो है सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। हम यहां से अब बात करेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ऐसे कुछ एग्जांपल लिया, आप देखिएगा यहां से हम लोग ले रहे हैं ग्रुप को, देखिएगा गौर से जो है ये हमने लिया Me है और ये H है और ये H है और ये Me है, Cl है, ये H है और ये H है और ये Cl है। आप अगर देखें तो इसमें आप देखिए जैसे हमने लिया इस ये मॉलिक्यूल का सेंटर है ना, तो Me है ना और ये Me, ये ट्रांस फॉर्म मैंने लिया ना, ये सॉरी हाँ Me में ट्रांस है और ये ClC ट्रांस अपोजिट है। तो हम अगर देखिए जितनी डिस्टेंस में हम जा रहे हैं ऊपर, वैसे ही यहाँ से हम नीचे जाएंगे, सेंटर पॉइंट है, सेम डिस्टेंस में हमको Me ग्रुप मिल गया मिथाइल। यहाँ Cl है और ये Cl है, अगर देखिए इस सेंटर से हम इधर जा रहे हैं Cl मिल रहा है, तो इधर गए तो भी Cl मिल गया। यहाँ H है, देखिए H है, अब देखिए यहाँ से हम ऊपर गए तो ये H मिल रहा है, उतनी ही यहाँ से हम नीचे गए अपोजिट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन में जा रहे हैं तो हमको H मिल रहा है। यहाँ पे देखिए सेम CC है, सेम डिस्टेंस पे CC मिल रहा है, वही HH है, जितने डिस्टेंस पे H इधर मिल रहा है उतने डिस्टेंस पे H मिल रहा है। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, तो सेम देखिए यहाँ गए तो कार्बन मिला, इधर गए तो कार्बन मिला, मतलब कुल मिला के इस मॉलिक्यूल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो कुल मिला के ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर से हम जाते हैं और हर साइड में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलता है, सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर, तो हम बोलते हैं मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। बड़े आराम समझिएगा, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल रिलैक्स होकर बात करिएगा। हम लोग कर रहे हैं, देखिए यहां से हम जैसे देखें, हम बात कर रहे हैं यहां से अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये क्या होती है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री? तो आपको बता दूं, जैसे जो है हम अगर कोई मॉलिक्यूल लेते हैं P, और इस मॉलिक्यूल के जो है देखिए सिंपल सा, अगर 180 डिग्री मॉलिक्यूल के एक्सिस, मॉलिक्यूलर एक्सिस है ना, मॉलिक्यूलर एक्सिस के जो है से हम लोग 180 डिग्री क्लॉकवाइज अगर रोटेट करें, मॉलिक्यूलर एक्सिस से पूरे मॉलिक्यूल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है ना, या फिर एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री हम रोटेट करते हैं, तो हमें मिलता है Q। सेम जो है Q मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर अगर मिरर लगा दें, मिरर, तो इस मिरर से जो है हम देखेंगे मिरर इमेज है ना, मिरर इमेज मिलता है R। अगर ये P और R सेम होगा तो हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं कर रही है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और एक साथ कई सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट कर सकती है ना, चाहे वो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे जो है आप देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, तो ऐसे कई जो है सिमेट्रिसिटी एक साथ एग्जिस्ट कर जाती हैं। अगर आप देखिए इस मॉलिक्यूल को गौर से, जैसे इस मॉलिक्यूल का जो है सेंटर ये है, ठीक है, मॉलिक्यूलर एक्सिस, अगर देखिए यहाँ एक्सिस ले लिया हमने, ऐसे प्लेन के अंदर बाहर आप ले लीजिए कि जो है प्लेन से के अंदर होते हुए है ना, ये लाइन जा रही है, ये प्लेन जो है एक्सिस है, मॉलिक्यूलर एक्सिस है, जहां से सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, मतलब मैक्सिमम आइटम्स सेम पाए जाएंगे। अब ये यहां से अगर आप देखें तो इसको इसके एक्सिस के अराउंड हम लोग 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें। अगर हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, ये यहां पे चला जाएगा और ये कॉर्नर घूम के यहां आ जाएगा। वैसे ही जब रोटेट करेंगे 180 तो ये कार्बन ये कॉर्नर यहां जाएगा और ये कॉर्नर यहां आ जाएगा। देखिए तो जैसे भी रोटेट करेंगे, जैसे तो ये यहां गौर से ऐसे रोटेट किया तो ये कॉर्नर HF जो है यहां था वो यहां आ गया, देखिए HF।
ये वाला FH यहां चला गया, सेम वे ये HCl यहां आ गया और ClH इधर आ गया। अब ये जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है समझिएगा, इस एक्सिस के मॉलिक्यूलर एक्सिस परपेंडिकुलर हमने ऐसे मिरर लगा दिया। देखिए मिरर लगाया तो ये हमको मिरर इमेज मिल रही है। मान लीजिए P है, ये मान लिया Q है और ये अगर माना मैंने R है ना। तो आप देखिए कि P और R दोनों सेम है कि नहीं। अगर P और R सेम है तो हम बोलेंगे इसमें जो है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही। तो आप देखिए दिख रहा है दोनों बोथ आर सेम है ना, P एंड R बोथ आर सेम। तो हम बोलेंगे कि इस मॉलिक्यूल में जो है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, डिसिमेट्रिक नहीं है, तो कभी भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। तो ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए मैं आपको बता दूं कि कायरलिटी होनी जरूरी है, यानी मॉलिक्यूल की डिसिमेट्रिक होना जरूरी है। तो डिसिमेट्रिक में तीन चीजें आपने देखी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, आपने देखा सेंटर ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद आपने देखा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये अगर कोई भी किसी भी तरह की सिमेट्रिसिटी आती है तो मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक नहीं हो सकता, और डिसिमेट्रिक नहीं होगा तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं हो सकता। कभी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट नहीं कर पाएगा, है ना। तो पहली इंपॉर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन जो है वो ये है कि मॉलिक्यूल शुड बी डिसिमेट्रिक। डिसिमेट्रिक का मतलब समझा गया आप लोगों को। कुछ टर्म्स और देखेंगे जो बहुत यूज होने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। देखिए जैसे हम अगर बात करें कुछ टर्म्स है बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे, जो हम अब देखेंगे। जैसे सिमेट्रिक एक टर्म्स है, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक। ये तो हम अभी बात करते चले आ रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है तीन तरह से हो सकते हैं, सिमेट्रिक हो सकता है, एसिमेट्रिक हो सकता है और डिसिमेट्रिक हो सकता है। सिमेट्रिक का मतलब समझ रहे हैं कि उसमें मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की जो है सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही हो, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो। अगर कोई भी सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही है तो ऐसे में हम बोलेंगे मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है, और जो है सिमेट्रिक एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा ना। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल सिंपल से इट्स एनी सिमेट्रिक इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, देन द मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा, ठीक है। यानी ये ऑप्टिकल एक्टिव कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल की बात की जाएगी तो जो है ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जो है तीनों टाइप की, जो आपने पढ़ा था सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही हो, चाहे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, चाहे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, तो ऐसा मॉलिक्यूल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाता है ना। मॉलिक्यूल विल बी डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल इफ इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड नो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना। तो अगर ये सिमेट्रिसिटी नहीं है तो मॉलिक्यूल विल बी डिसिमेट्रिक। अच्छा देखिए दूसरी बात है कि हम बात करेंगे जैसे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना, तो ऐसा मॉलिक्यूल जो डिसिमेट्रिक हो लेकिन उसके पास जो है एक कायरल एसिमेट्रिक कार्बन हो, तो एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन हो, है ना। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे देखिए ऑल डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना हैविंग एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन इज नोन एज एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, है ना। अब एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है तो ऐसे समझिएगा, या कायरल कार्बन क्या होता है, तो ऐसा कार्बन जिसमें चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हो। मैं अभी बताऊंगा, अभी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या है, जिसमें डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जिसमें एटलीस्ट वन एसिमेट्रिक कार्बन इज प्रेजेंट या एसिमेट्रिक एटम इज प्रेजेंट, है ना। अब देखिए जैसे हम इनको समझाएंगे एग्जांपल से। देखिएगा यहां से जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल दिख रहा है ना, आप इसको देखिए यहां से ये कार्बन एसिमेट्रिक है क्योंकि यहां H, OH, COH और ये ग्रुप अलग अलग है ना। ये क्या है आपका एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इसमें अगर देखें तो कोई भी सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करिए तो क्या दोनों मिरर इमेज है? बिल्कुल नहीं है। ये फिनाइल है, COH है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, डिसिमेट्रिक है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं कर रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं कर सकती, सेंटर से पास कर ही नहीं जाएगा, या फिर जो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री करेंगे तो नहीं आएगा। तो इसमें इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, डिसिमेट्रिक है। और इसमें अगर कायरल कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो ऐसे डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जिसके पास कायरल कार्बन होता है उसको हम लोग जो है एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। वैसे ही जैसे एग्जाम्पल को देखिएगा, इसमें अगर हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो जो है अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल पीओएस नहीं है। अगर हम वर्टिकल देखें तो वर्टिकल पीओएस नहीं है। वर्टिकल देखिए दो पार्ट में कट करिए, या हमने डायगोनली कट किया तो देखिए दोनों क्या मिरर इमेज है, बिल्कुल नहीं है। तो इसमें ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री किसी तरह की है। ऐसे हम निकालेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं हो सकती और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो आपको बता दूं कि जब इसमें सिमेट्रिसिटी नहीं तो मॉलिक्यूल क्या होगा, जो है डिसिमेट्रिक है ना। तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना अदर सिमेट्रिसिटी होने का मतलब नहीं है इसमें। तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या है, डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। और इसमें एक कायरल कार्बन, देखिए ये कार्बन कायरल है, OH, H, COH, CHO एंड CH3, चार ग्रुप डिफरेंट है। तो ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। तो हमें मालूम होना जरूरी है कि डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल क्या होता है। एक बात तो कंफर्म है कि जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होंगे वो सारे डिसिमेट्रिक होंगे, लेकिन सारे डिसिमेट्रिक एसिमेट्रिक नहीं हो सकते। क्लियर है? तो हमने टर्म समझा यहां पर कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए जो है डिसिमेट्रिसिटी होनी जरूरी है। और सिमेट्रिसिटी होती क्या है वो भी देख लिया हमने, और कुछ टर्म्स देख रहे थे, कुछ टर्म्स अभी और देखेंगे। जैसे हमने बात की यहां से एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन की, ये कायरल है ना, या एसिमेट्रिक कार्बन एटम, या इसको बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, क्योंकि इसी सेंटर की वजह से स्टीरियो बनता है, स्टीरियो क्रिएट होता है, इसलिए हम इसे स्टीरियोजेनिक सेंटर भी कहते हैं। देखिए आपको बता दूं, वैसे हमने यहां जो बोला है कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन की जगह आप कार्बन ना बोल के कायरल एटम भी बोल सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कार्बन हो। वैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो 99% एप्लीकेशन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के देखेंगे, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो है कायरल कार्बन हो, कार्बन कायरल एटम हो सकता है। तो कायरल एटम की बात की जाए तो उसको भी हम देख लेंगे बाद में। तो जनरली कायरल सेम, जैसे कायरल एटम देखा जाएगा वैसे कायरल कार्बन देखा जाएगा। तो आपको तो कायरल कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर वो होता है जिससे, देखिए कंडीशन क्या होती है कि कायरल कार्बन वो होता है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज हो। कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3, यानी उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड हो, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है। कार्बन की जगह कोई भी एटम भी रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी नहीं कार्बन हो, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। तो यहां से sp3 हाइब्रिडाइज हो और 4 सिग्मा बॉन्ड हो। दूसरी बात है ऑल 4 सिग्मा, देखिए ऑल 4 सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये अटैच्ड हो डिफरेंट एटम से, है ना, डिफरेंट अटैच्ड विद डिफरेंट एटम्स, है ना, डिफरेंट एटम से अटैच्ड हो, है ना, एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। तो ये जो है, जैसे हम अगर बात की जाए, हम लोगों ने भी देखा, जैसे देखिए आप गौर से देखिएगा, सी हमने देखा ये क्या है, कार्बन, यहां से A, B, C और D, ये 4 ग्रुप लगे हुए, या ग्रुप ऑफ एटम से कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं। तो A और B, आप देखिए यहां से समझिएगा, A इज नॉट इक्वल टू B, इज नॉट इक्वल टू C, इज नॉट इक्वल टू D। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, पहला कंडीशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज हो, और दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल 4 जो है ग्रुप्स आर डिफरेंट, है ना। तो ये सेकेंड कंडीशन है कि चारों ग्रुप डिफरेंट हो, यानी चारों सिग्मा बॉन्ड क्या है, डिफरेंट एटम से बाइंडेड हो। तो ऐसे में जो एटम है वो कायरल एटम कहा जाएगा। और अगर ये एटम कार्बन है तो हम बोलेंगे कायरल कार्बन एटम, है ना। अगर ये एटम नाइट्रोजन है तो हम बोलेंगे कायरल नाइट्रोजन एटम्स। अगर ये एटम सल्फर है तो हम बोलेंगे कायरल सल्फर एटम्स, ठीक है। तो यहां से चूंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मोस्टली हम एग्जांपल इसके देखते हैं। जैसे हम अगर देखें लैक्टिक एसिड, देखिए लैक्टिक एसिड में देखिएगा, जैसे आप देखिए यहां से, जैसे लैक्टिक एसिड ये तो है CH3, CH, OH और COOH, ये लैक्टिक एसिड है। आप इसमें देखिए इस कार्बन को, देखिए इस कार्बन को, है ना, इस कार्बन से देखिए CH3 लगा है, COH लगा है, OH लगा है, H लगा है, देखिए ऊपर, या H लगा है या OH लगा है या CH3 लगा है, ये CH, मतलब पहले तो आप देखिए sp3 हाइब्रिडाइज है, सिग्मा बॉन्ड है 4, तो sp3 हाइब्रिडाइज है, और चारों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट लगे हैं, इसलिए इसमें एक कायरल कार्बन है, या कह सकते हैं एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना। तो हम लोग अगर देखें, जो है एक बात समझिएगा, जो एटम्स लगे हैं ये डिफरेंट एटम तब भी माने जाएंगे अगर आइसोटोप्स हो। देखिए जैसे आइसोटोप्स लगे ना, आइसोटोप्स ऑफ एन एटम्स बिहेव एज ए डिफरेंट ग्रुप इन ए स्टीरियोजम, है ना। तो जैसे आइसोटोप्स होंगे तो आप मत सोचिए कि एटम सेम हो गए, एटम एलिमेंट एटम सेम है लेकिन उनका न्यूक्लियस डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसे में हम अगर बात करें तो ये जो है डिफरेंट ग्रुप की तरह एज्यूम करेंगे ना। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है ना, ये तीनों को हम डिफरेंट लेके चलेंगे ना, Br अलग, इसलिए ये कायरल कार्बन एटम कहा जाएगा ना। जैसे आप देखिए यहां पे ये भी कायरल कहा जाएगा क्योंकि ये जो है H1 है, H2 है, यानी प्रोटियम है और ये ड्यूटेरियम है ना, दोनों डिफरेंट है।
ठीक है, ये लैक्टिक एसिड तो नहीं है। देखिए यहाँ Cl है 35 और Cl 37 है ना। तो अगर हम देखें तो ये जो है दोनों ग्रुप क्या होंगे, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो अगर देखा जाए तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और क्लोरीन 35, 37, तो ये भी कायरल एटम कहा जाएगा। तो ऐसे में जो है चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंट होते हैं तो बच्चों हम इसके क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम। अगर एक कार्बन एटम से चारों ग्रुप डिफरेंट हैं या एटम्स डिफरेंट लगे हो तो ऐसे जो है एटम को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन एटम। या अगर कोई दूसरा एटम है तो हम कायरल एटम बोलते हैं उसको, है ना। जनरली हम कुछ एग्जांपल्स देंगे यहाँ पर और समझाएंगे, है ना। जैसे देखिएगा हम अगर देखें CH3 है, CH है ना। यहां हमने लिया NH2 है, CH है, Cl है, CH है और यहां से OH है। देखिएगा यहां पर CH3 मेरे पास कंपाउंड दिया हुआ है। हमें देखना है कि कितने कार्बन एटम जो है वो स्टीरियोजेनिक्स हैं या कायरल कार्बन है। आप देखिए ये एटम्स कायरल नहीं हो सकता, रीजन क्योंकि इससे 3 H सेम लगे हुए हैं। ये एटम कायरल है क्योंकि इससे ये अलग है, ये अलग है, ये NH2 अलग है और ये H जो लगा है वो अलग है। ये एटम कायरल है क्योंकि अगर देखें तो ये पूरा ग्रुप देखिए अलग है। यहां अगर देखें तो ये पूरा ग्रुप अलग है, ये Cl अलग है और यहाँ H लगा अलग है, 2 कायरल एटम है ना। यहां जाइए तो ये CH3 बिल्कुल अलग है, यहां से अगर देखें तो ये पूरा ग्रुप यहां से यहां तक अलग है ना। और ये OH अलग है या H अलग है, तो ये भी कायरल कार्बन एटम है। आप समझिए यहां CH3 3 H लगे हैं, सेम एटम है तो कायरल हो नहीं सकता। ठीक है, आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि कई लोग कहते हैं CH से CH लगा है, CH नहीं लगा है, CH ने पूरा ग्रुप देखा जाता है। CH से CH लगा है, CH नहीं, ये पूरा ग्रुप देखा जाता है। तो इस CH से इतना बड़ा वाला ग्रुप लगा है, इसलिए दोनों डिफरेंट है। ये ClH डिफरेंट है तो चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए और ये sp3 हाइब्रिडाइज है कार्बन, इसलिए कायरल है। तो मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन है ना, ये कितने होंगे, यहां पे आएंगे 3। जैसे देखिए हम लोग अगर बात करें CH3 है ना, ये जो है हम लोग ने ले लिया, जैसे लेते हैं देखिएगा CH3 है, N है और CH3 है और यहां पर बल्कि C2H5 कर लीजिए, C2H5 है ना, यहां प्लस है और S2 और CH3, CH है, Cl है और CH है, यहां Br है, CH है और NH2 है और यहां पर हम अगर देखें CH2 है और CH3। गौर से देखिए इस कंपाउंड को। हम यहां पर आपको बता दूं, ऐसे एक बार ये क्वेश्चन जेई मेंस में एडवांस में उठ चुका है, मेंस में भी इससे आइडियाज उठ चुके हैं और इवन मेडिकल में भी क्वेश्चन उठ चुका है। सिंपल सा नंबर ऑफ पूछा गया था, नंबर ऑफ कायरल एटम्स, नंबर ऑफ कायरल कार्बन नहीं बोला गया था, नंबर ऑफ कायरल एटम बोला गया था। तो एटम का मतलब उसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो सकता है कायरल। तो अब देखिए जैसे आप देखिए गौर से यहां आएंगे तो ये कायरल नहीं हो सकता, ये कायरल नहीं हो सकता, रीजन 3 H से में या 2 H से में, यहां देखिए ये कायरल कार्बन है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये अलग है, ये अलग है, NH2 अलग है, H लगा है, वो अलग है। ये कायरल कार्बन हो सकता है क्योंकि यहां से ये अलग है, ये अलग है और ये Br अलग है, H अलग है। ये कायरल होगा क्योंकि यहां से भी ये अलग है, ये अलग है, Cl अलग है, H अलग है और यहां पर ये N कायरल है। देखिए यहां पर कायरल एटम है ना, क्योंकि ये अलग है, CH3 अलग है, एथाइल अलग है, सॉरी यहां पर चेंज करेंगे, यहां पे हम C3H7 कर लेते हैं ना। तो ये C3H7 ग्रुप अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो हम इसको एक्चुअली कायरल एटम दिखाना चाहते थे इसलिए ग्रुप चेंज कर दिया। तो ये दिखा जाए तो ये भी कायरल एटम है, ये भी कायरल एटम है और ये भी कायरल एटम है, ये भी कायरल एटम है। देखा जाए तो टोटल 4 कायरल एटम है ना, 4 जो है कायरल एटम। आपको बता दूं कई लोग इसको जो है चिराल बोलते हैं, कई लोग चीरल बोलते हैं, है ना, लेकिन आप लोग यहां कायरल बोलेंगे, है ना। तो 4 कायरल एटम है जिसमें 3 कायरल कार्बन है, स्टार्स बना देते हैं और 1 कायरल नाइट्रोजन है ना। तो टोटल जो है यहां पर 4 कायरल एटम्स हो गए। हम और भी ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया CH3 है, CH है ना, ये CH2 है और CH3 है, Cl है, ठीक है, यहां से H लिया, CH है और CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हमने लिया CH3। अगर आप देखें तो यहां पर ये एटम्स कायरल है,
क्यों? क्योंकि इससे जो है ये ग्रुप अलग अलग है, 1 2 3 और ये H लगा 4, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है क्योंकि अलग लगे हुए हैं। ये कायरल नहीं हो सकता, ये कायरल नहीं हो सकता, ये कायरल नहीं हो सकता क्योंकि इस पर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कायरल नहीं हो सकता। तो मतलब 1 2 3 3 कायरल कार्बन है ना, इसको स्टार से बना दिया, 3 कायरल कार्बन एटम है यहां पर। जो है आपको बता दूं, हम ऐसे अगर लेके चले, जैसे हमने C डबल बॉन्ड C लिया है ना, पूछा गया आप बताइए कि इसमें कितने कायरल कार्बन हैं, Mi है और ये CH3 और CH3। अगर देखा जाए तो इसमें एक भी कायरल कार्बन नहीं, क्योंकि इस कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड हो गया। मल्टीपल बॉन्ड पे कभी भी जो है कायरल नहीं हो सकता। रीजन कि ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, तो पहले राउंड में बाहर हो गया। अब यहां से अटैच्ड एटम की बात की जाए तो अटैच्ड कितने 3 सेम एटम है, यहाँ भी 3 सेम एटम है, यहाँ भी Mi है, मतलब CH3 सेम एटम है, यहाँ भी सेम एटम है, मतलब ये कार्बन भी नहीं है, चारों कार्बन एटम ये और ये दोनों कार्बन एटम है। टोटल 6 कार्बन एटम है, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है ना। फाइनली हम लोग ऐसे कंडीशंस और साइक्लिक कंपाउंड में भी देख सकते हैं, ठीक है, कायरल नहीं है, 0 कायरल कार्बन, ठीक है। हम लोग कुछ साइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देखा जाए यहां से हमने लिया साइक्लोहेक्सेन। आप अगर देखेंगे तो यहां पे 2 हाइड्रोजन लगा है, देखिए अगर देखा जाए तो हर जगह कार्बन है, हर जगह 2 हाइड्रोजन है, तो कोई भी एटम्स यहां पर कायरल नहीं है, 0 कायरल कार्बन। हम अगर देखिए जैसे यहां से हम ऐसे एग्जांपल्स ले रहे हैं, यहां हमने CH3 लगा दी। देखिए एक बात समझिएगा, यहां पर 2H है, यहां भी 2H है, यहां भी 2H, यहां 2H, ये 2H, ये तो हो नहीं सकता। हम इसको देख सकते हैं ना, जो ये इस पॉइंट को अगर हम बात करें तो आप देखिए इसमें ये CH3 अलग लगा हुआ है, यहां पे H लगा हुआ है, आप देखिए ये H लगा हुआ है, तो ये दोनों तो अलग हो गए। अब ये दोनों अलग है कि नहीं, इसको देखना पड़ेगा हमें। इसको देखने का तरीका होता है कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मूव करते हैं। अगर क्लॉकवाइज जाने पर और फिर एंटी क्लॉकवाइज जाने पर हम सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलता है अगर, तो हम बोलेंगे कि ये ग्रुप सेम हो गया, मतलब ये दोनों सेम हो गए तो कायरल नहीं होगा, और डिफरेंट मिलेगा तो कायरल है। तो आप देखिए यहां से हम ऐसे गए 1 सेम डिस्टेंस रही है, 1 2 इधर से 2 पे आए तो कुछ नहीं लगा, यहां 1 2 इधर आए तो भी कुछ नहीं लगा, यहां 3 पे भी कुछ नहीं लगा, यहां पे 3 पे भी कुछ नहीं लगा केवल कार्बन, यहां 4 पे कुछ नहीं लगा, यहां से आया 4 पे भी तो कुछ नहीं लगा। तो मतलब इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए, सेम कंडीशन में नाम वही आएगा। तो फाइनली ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, इसका मतलब इसमें भी 0 कायरल कार्बन हो गया। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग अगर बात करें, जैसे हम लोग ले रहे हैं, देखिए जैसे हमने लिया यहां से लगाया जैसे CH3 और यहां लगा दिया CH3। एक बात तो कंफर्म, यहां हमें देखना ही नहीं है ना, यहां देखना नहीं, यहां देखना नहीं, अब हमें यहां बात करनी है। एक बात समझिएगा, ये तो यहां H लगा हुआ है तो ये दोनों अलग है, कंफर्म है, ये देखना है। तो देखिए यहां से ये 1 2 2 पे कुछ नहीं लगा है, 1 2 2 पर क्या लगा है, मिथाइल। इसका मतलब इधर से अलग मिल रहा है, इधर से अलग मिल रहा है, मतलब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए, मतलब कायरल कार्बन हो गया। वैसे यहां देखिए, यहां से अगर नंबरिंग करेंगे 1 और 2 2 पे मिथाइल मिल रहा है, यहां 2 पे कुछ नहीं है, तो ये भी कायरल कार्बन हो गया। क्यों? ये ग्रुप डिफरेंट हो गया। तो यहां पर 2 कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन, समझिएगा। एक्चुअली एक बेस्ट तरीका होता है कि इसको आप 2 पार्ट से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर इसको हम इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखिए इसको इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं और दोनों अगर पार्ट एक दूसरे के लिए मिरर इमेज है, तो हम बोलेंगे ये और ये ग्रुप दोनों साइड में सेम है। जब ये सेम होगा, ये सेम हो जाएगा, तो कायरल नहीं हो सकता। यहां हम अगर बात करें, देखिए इसको हमने इस जगह पॉइंट्स पे इक्वल हाफ में डिवाइड किया, देखिए इधर डिवाइड किया, इधर डिवाइड किया। अब देखिए ये जो पार्ट है दोनों मिरर इमेज है, नहीं है, इसलिए ये दोनों डिफरेंट हो गए, ये ग्रुप डिफरेंट हो गया तो कायरल हो गया। यहां से इसको डिवाइड करिए तो ये अगर देखा ये पार्ट एक दूसरे के लिए मिरर इमेज नहीं है, तो ये जो है डिफरेंट हो गया तो कायरल है, इसलिए 2 कार्बन कायरल है यहां पर। तो हम डिवाइड करके इक्वल पार्ट में भी देख सकते हैं या नंबरिंग करके देख सकते हैं। तो देखिए ऐसे जो है हम अगर भी और भी एग्जांपल है, कई बार पूछा जाता है। जैसे देखिएगा गौर से, जैसे हमने लिया यहां से हम लोग ये कंपाउंड ले रहे हैं, है ना, यहां से हमने NH2 लगा दिया, यहां हमने OH लगा दिया, यहां Cl, देखिए ऐसे ले लिया हमने ना। आप इस कंपाउंड को गौर से देखिए, है ना, आप देखिए इसमें जहां पे 2 H लगे हो तो देखने ही नहीं मेरे को, है ना। यहां पर जो है 2 H लगे तो ये सब सेम हो गया, पहले कंडीशन सेम, 2 ग्रुप सेम होगा तो हो नहीं सकता। यहां हम इसको देखिए, यहां बात करेंगे, इसमें अलग है। देखिए इसमें मिथाइल ये ग्रुप और ये ग्रुप देखना है तो अलग है। क्यों?
क्योंकि इधर 1 2 पर कुछ नहीं लगा है और यहाँ 2 पर OH लगा है, इसका मतलब ये कार्बन कायरल हो गया। यहाँ ये यहाँ 2 पर जो है कुछ लगा है, यहाँ पे 2 पर NH2 लगा है, तो इन दोनों ग्रुप भी डिफरेंट हो गया, मतलब कायरल कार्बन हो गया ये। अब ये इस जगह ये भी कार्बन कायरल है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस साइड से जाएगी कुछ नंबरिंग अलग मिलेगी, इधर जाएंगे तो कुछ और नंबरिंग मिल रही है, इधर जा रहे तो कुछ और नंबरिंग मिलेगी, तो भी कायरल कार्बन है। सेम ये भी कायरल कार्बन है, क्योंकि आप देखेंगे 1 आगे जाएंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा, यहाँ पर सिमेट्रिकल नहीं है ना। इस जगह ये तो ये देखिए 2 पर 3 पर आइए तो यहाँ पे जो है आगे बढ़िए तो ग्रुप्स डिफरेंट है, यहाँ ये तो ग्रुप डिफरेंट मिल रहा है NH2 टाइप का ना, ये भी कार्बन कायरल है। तो ऐसे में यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ मल्टीपल बॉन्ड है तो कायरल हो नहीं सकता, ये मल्टीपल बॉन्ड है तो कायरल हो नहीं सकता, यहाँ 2 H लगे हैं तो कायरल हो नहीं सकता, ये कार्बन भी कायरल है। क्यों? ये अलग है, ये अलग है। कैसे पता चला अलग है? क्योंकि यहाँ से आप बढ़िए 1 2 3 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ ये 1 2 3 पे कुछ भी नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं मतलब, ठीक है। तो ऐसे में ये सिमेट्रिकल नहीं माना जाएगा, अनसिमेट्रिकल अलग अलग ग्रुप है, तो ये कार्बन कायरल हो गया है ना। तो अगर देखें तो 1 2 3 4 और ये जो है 5 एंड ये 6 है ना, तो 6 जो कार्बन है यहाँ पर कार्बन कायरल है, और दूसरा आइटम तो कायरल यहाँ रखा ही नहीं मैंने, एन पे 2 H लगे हैं तो हो नहीं सकता है ना। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो साइक्लिक कंपाउंड में भी आप कायरल बता सकते हैं कि कितने कायरल कार्बन हैं। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है, लेकिन एडवांस में भी पूछा जाता है, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछ दिया गया था, और इसके अलावा और अदर नीट में भी अगर देखा जाए तो इसे पूछ दिए जाते हैं, है बहुत एलिमेंट्री लेकिन पूछ दिया जाता है। अगर आपको मालूम है चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं और sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो एटम कायरल होगा। अब वो एटम्स कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या सल्फर हो सकता है, या अदर एटम हो सकता है। तो फाइनली हम जैसे बात करें, समझिए जैसे इन्होंने यहां क्वेश्चंस बोला है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम की बात करेंगे, वैसे दूसरा एटम है भी नहीं। तो गौर से ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कायरल है। क्यों? क्योंकि यहां से चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, ये एटम्स कायरल है, ये एटम्स कायरल है, देखिएगा क्योंकि यहां से अगर ग्रुप अलग अलग है, ये एटम्स कायरल है, डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, ये एटम्स कायरल है। यहां पे अगर देखें तो ये एटम भी कायरल है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। इन सब में तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हर जगह 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ऐसे में अगर काउंटिंग की जाए तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 कार्बन जो है यहां पर कायरल है। ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता, रीजन की मल्टीपल बॉन्ड है। ये कार्बन नहीं कायरल हो सकता क्योंकि यहां पर 3 H लगे हुए हैं। ये कार्बन कायरल नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर 3 H लगे हुए हैं। तो कुल मिला के फाइनली हम अगर देखें तो एटम्स कायरल तब होगा जब से डिफरेंट ग्रुप लगे हुए। देखिए जैसे हम लोग बात करें ना, अगर आप यहाँ की इसको आप देख रहे हैं, अगर इस कार्बन से ये चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं तो ये एटम्स कायरल है, ठीक है। और मॉलिक्यूल भी कायरल है, चायरलिटी देखते हैं किसी तरह की सिमेट्रिसिटी नहीं होगी। अगर इसमें आपने सेम ग्रुप लगा दिया, ये जैसे सेम ग्रुप लगा दिया, ठीक है, यहां से जो है इसको मिटा रहे हैं और ये हमने सेम ग्रुप लगा दिया। अगर सेम ग्रुप लगा दिया है आप देखिएगा और से, तो ऐसे में ये कायरल नहीं रहा, और जब कायरल नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है ना। तो कायरल क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे लगे ऑल ग्रुप शुड बी क्या होना चाहिए? सेम, ठीक है। तो फाइनली सॉरी ऑल ग्रुप शुड बी डिफरेंट, है ना। तो अगर हम देखें तो यहां पर ये दोनों ग्रुप क्या होगा? सेम हो गए ना। इसको अगर हटा के डिफरेंट ग्रुप लगा देते हैं तो ये जो है क्या होगा? कायरल जो है मॉलिक्यूल भी होगा और कायरल एटम इसमें एक काउंटिंग होगी, है ना। तो हम लोग अगर बात की जाए तो हमें इजिली फंडामेंटल क्लियर है कि कायरल कार्बन क्या होता है या कायरल एटम्स क्या होता है। sp3 हाइब्रिडाइज हो, और दूसरा क्या है? ऑल ग्रुप्स अटैच्ड विद दैट एटम शुड बी डिफरेंट, है ना। ये दोनों इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंडीशंस है। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए जैसे यहां से इन्होंने बोला कोलेस्ट्रॉल लिया हमने यहां पर, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन्स, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ गैलेस्टोन्स, ठीक है। इसमें हमें देखना है कायरल कार्बन, है ना। तो देखिए सेम फंडा समझिएगा। अब पहले तो देखिए डबल बॉन्ड है, यहां तो देखने ही नहीं है क्योंकि यहां पर मल्टीपल बॉन्ड है तो कायरल कार्बन नहीं हो सकता। जहां सिंगल बॉन्ड है, डिफरेंट ग्रुप है तो हो सकता है। देखिए जैसे ये कार्बन कायरल है क्योंकि यहाँ OH है, ये H अलग अलग है, और ये ग्रुप अलग होगा क्योंकि सिमेट्रिकल दिख ही नहीं रहा, यहाँ ये तो सब अलग अलग है ना। ये कार्बन कायरल है, ठीक है, ये कार्बन कायरल है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप लगे। इधर आइए 1, इधर आइए तो ये अलग 2 पे कुछ मिला हमको, यहाँ पे 2 पे कुछ और मिल रहा है ना।
तो यही पहले स्टेप से मालूम हो गया। अगर यहां भी सेम होता तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर यहां भी सेम होता तो आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे दिखते जाते हैं। सिमेट्रिकल अगर मिल गया तो जो है सेम ग्रुप माना जाएगा ना। आप देखिए ये जो है कायरल है, यहां पर ये एटम भी कायरल है, यहां पर ये एटम भी कायरल है, यहां पर ये एटम कायरल है, इसमें आइए यहां पर ये एटम भी कायरल है। क्यों? क्योंकि यहां पर CH3 लगा है, ये अलग है, ये अलग है, या H है वो अलग है। और ये एटम कायरल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहां मिथाइल और मिथाइल क्या सेम है। तो आप देखिए इस कंपाउंड में जो है यहां तो सब जगह CH2 लगा है, तो CH2 जो लगा है यानी दो हाइड्रोजन सेम है, तो कायरल हो ही नहीं सकता। तो आप समझिएगा कायरल एटम की अगर हम बात की जाए तो जो है यहां पर कायरल कार्बन एटम ही है, तो कायरल कार्बन एटम की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इसमें अगर देखें तो 8 जो है कायरल चिराल कार्बन, नहीं कायरल कार्बन एटम है ना। 8 चिराल बिल्कुल नहीं बोलेंगे, या चीरल नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे? कायरल है ना। वैसे बोलना चाहे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली 8 कायरल कार्बन, जो कि हमेशा पूछा जाता है, नॉर्मल है, काउंटिंग करनी है, कुछ भी नहीं, कोई ट्विस्टिंग नहीं है। 2 कंडीशन है, उसके अलावा कुछ भी पंगा नहीं इसमें। हम लोग जो है एग्जाम्पल लेंगे यहां पर दूसरा है ना, कॉर्टिसोन लेंगे, ठीक है, एंटी जो है इन्फ्लेमेटरी हार्मोन से ये। इसमें भी कार्बन की बात की जाए, कायरल, ये कार्बन एटम कायरल है, ये कार्बन एटम कायरल है, ये कार्बन एटम कायरल है। क्यों? क्योंकि चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं। आपको देखना है तो ऐसे बढ़ के देख लीजिए, आगे बढ़िए तो आपको इधर इधर दोनों साइड में बढ़िए, चाहे इधर देखिए तो सेम ग्रुप नहीं मिल रहा, तो डिफरेंट हो गया। ये कायरल है ना। देखिए यहां से अगर देखें तो ये कायरल है, ये कायरल है ना। तो फाइनली जो है, और हर जगह देखिए हम नहीं देख रहे हैं CH2 लगा हुआ, CH2 लगा है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, कायरल नहीं हो सकता। यहां मल्टीपल बॉन्ड है, कायरल नहीं हो सकता। यहां 3 सेम में कायरल नहीं हो सकता, यहां कायरल नहीं हो सकता, यहां मल्टीपल बॉन्ड है, कायरल नहीं हो सकता। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कायरल कार्बन हो गया ना। तो देखिए यहां हम अगर बात करें तो हम लोग इजली बता सकते हैं, ठीक है। जैसे जो है हम लोग ऐसा एग्जांपल और भी ले सकते हैं, ठीक है। हम अगर बात करें इसमें अगर देखें तो टेस्टोस्टेरोन है ना, ह्यूमन मेल सेक्स हार्मोन है। तो इसमें आप देखिएगा ये कायरल सिमिलर जैसे कायरल है ना, कायरल है 1 2 3 4 5 6 कायरल कार्बन। अब देखिए यहां कह रहे हैं हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर एंड स्यूडो कायरल सेंटर। देखिए एक चीज और आ गई यहां पर, स्यूडो कायरल। कायरल ऐसा जिसके ऊपर ग्रुप और नीचे ग्रुप सेम हो और दोनों ग्रुप में कायरल कार्बन लगाओ, तो ऐसा कायरल स्यूडो कायरल कहा जाता है। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे एक कंडीशन ऐसा आती है कि ऊपर वाले ग्रुप का स्टीरियो और नीचे वाले ग्रुप का स्टीरियो सेम हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा सेंटर जहां के ऊपर और नीचे ग्रुप लगा हो और उसमें कायरल कार्बन ऑलरेडी हो, है ना, तो उसे स्यूडो कायरल बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, CH3 है, CH, यहां पर हमने लिया NH2, गौर सीखिएगा, CH है और Cl है और CH है, बहुत ध्यान से समझिएगा, NH2 है और ये जो है CH3। इसको देखिएगा गौर से, ये कार्बन कायरल है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देखिए NH2 लगा है, CH3 का, ये अलग है, ये अलग है, कायरल है। ये कार्बन कायरल है, ये कार्बन भी कायरल। देखिए यहां पर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन आप पूरा ग्रुप अलग है। कई लोग कहते हैं ये सब कायरल कैसे हो गया, क्योंकि ये ग्रुप पूरा देखा जाए, ये और ये ऑलरेडी क्या है, ये दोनों सेम है, तो जब ग्रुप सेम हो गया तो कायरल कैसे हो गया। एक्चुअली ये जो है स्टीरियो बदलेगा, अभी देखेंगे स्टीरियो बदलेगा, तो इसका स्टीरियो अलग होगा, है ना। एक समय ऐसा है इसका स्टीरियो सेम भी है। तो ये कायरल कार्बन होने की वजह से इनमें स्टीरियो बदलता है, इसलिए इस कार्बन को हम स्यूडो कायरल बोलते हैं। टोटल कायरल की बात की जाए कितने सेंटर्स में, इसमें तो टोटल कायरल है, देखिए टोटल कायरल कार्बन जो है, कायरल कार्बन कितने, 1 2 3। स्यूडो कायरल को भी ऐसे कायरल काउंट करेंगे, लेकिन स्यूडो कायरल कितना है, स्यूडो कायरल केवल 1 है। तो जहां पर सिमेट्रिसिटी एग्जिस्ट कर रही हो और सिमेट्रिकल ग्रुप में क्या हो, ऑलरेडी कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, तो हम स्यूडो कायरल बोलते हैं उसको, ठीक है। आप गौर से देखिएगा तो यहां से वही चीज है कि इन्होंने बोला कि हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर, यानी टोटल कायरल सेंटर है ना, कायरल कार्बन
स्टीरियो सेंटर में अदर आइटम भी आ सकता है, जरूरी नहीं कैरल ही हो, कार्बन ही हो, सॉरी कार्बन के अलावा भी अदर आ सकते हैं। स्यूडो कैरलिटी यानी स्यूडो कैरल कार्बन है ना। अब देखिए यहां से अगर देखें तो ये कार्बन अगर देखें कैरल है, क्योंकि H लगा है, NH2 ये ग्रुप अलग है, ये अलग है, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यहां पर ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो मल्टीपल बॉन्ड हो नहीं सकता। यहां पर आप आ जाइए तो ये भी कैरल है, लीन से हम बोलेंगे स्यूडो कैरल। अभी दिखाता हूं, ये कैरल है, देख रहे हैं। अगर आप देखें आप अगर देखें तो यहां से इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसको गौर देखिए सिमेट्रिकल है। अगर देखिए यहां से सिमेट्रिकल है, इधर सेम है, इधर सेम है, मतलब हम इस साइड से इधर भी जाएंगे, इधर जाएंगे तो सेम। जैसे यहां पे हम देखा था ना CH कि इधर और इधर ग्रुप सेम है, तो ये ग्रुप सेम है, लेकिन इनके पास भी क्या है, ऑलरेडी एक स्टीरियो सेंटर है। तो ऐसे में इसको हम बोलेंगे स्यूडो कैरल, ठीक है ना। तो यहां जो कैरल है वो स्यूडो कैरल है। तो स्यूडो कैरल जो होगा वो केवल एक होगा, और टोटल हाउ मेनी स्टीरियो सेंटर, तो स्टीरियो सेंटर में 1 2 एंड 3, तो यहां टोटल स्टीरियो सेंटर जो होगा वो कितने होंगे 3। तो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, समझिएगा कि स्यूडो कैरल और कैरल है ना। तो यहां स्यूडो कैरल सेंटर वो होता है जिसमें ग्रुप सेम लगे हों लेकिन उनके पास कैरल कार्बन हो, ठीक है ना। तो हम लोग ने देखा एक्चुअली आप गौर देखिए है क्या कि हम ऑप्टिकल में कुछ टर्म्स देखते हुए बढ़ रहे थे। तो हमने स्टार्टिंग की ऑप्टिकल में कि जो है ये वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, वहां पर हमने स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन की बात की, अल्फा की बात की। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन इसलिए क्योंकि भाई हम लोग डिफरेंट पोलीमीटर मतलब पोलीमीटर में जो है डिफरेंट कंपाउंड डाल रहे हैं या एक कंपाउंड डाल रहे हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन का, तो हमें डाटा हर बार अलग अलग मिल रहा है। लेकिन अगर उसको हम लोग अल्फा निकालेंगे तो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग अल्फा जो निकालते हैं थीटा अपॉन LC, मतलब एंगल ऑफ रोटेशन पर यूनिट लेंथ पर यूनिट कंसंट्रेशन, है ना। तो पर यूनिट कंसंट्रेशन में और पर यूनिट लेंथ में क्या एंगल रोटेट कर रहा है वो एक सॉल्यूशन के लिए हमेशा सेम रहेगा। तो अल्फा विल बी सेम फॉर एनी गिवन सॉल्यूशन, है ना। यहां पर जैसे अभी हम ऑप्टिकल में पढ़ रहे थे, कुछ टर्म्स देखेंगे, कुछ व्यूज देखेंगे जिसे हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। जैसे जो हम बात करेंगे वेज फॉर्मूला, है ना, वेज एंड डैश फॉर्मूला, और इसके अलावा हम बात करेंगे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इनका बहुत ज्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए हमें आइडिया होना चाहिए कि जो है एक्चुअली वेज और डैश फॉर्मूला कैसे प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो वेज एंड डैश प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो प्रोजेक्शन देखिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है ना। तो इसमें जैसा हम लोग पहला हम बात करने जा रहे हैं वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला। एक्चुअली हमें मालूम है कि जो एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उससे 4 सिग्मा बॉन्ड निकले हुए हैं और उससे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हो। देखिए वीवर बेसिस पे अगर देखा जाए तो दो बॉन्ड तो एक प्लेन पे आ जाएंगे, किसी 2 बॉन्ड को प्लेन पे ले लीजिए। अब 2 बॉन्ड बचे, अगर हम देखें ये 2 बॉन्ड मान लीजिए येला बॉन्ड और येला बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड को आपने एक प्लेन पे रख लिया, तो एक क्या ये जो बॉन्ड है प्लेन के बाहर निकल गया और एक बॉन्ड क्या प्लेन के अंदर निकल गया। तो आप देखिए इसमें होता क्या है, जो प्लेन के बाहर निकल गया उसको हम लोग वेज फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, वेज फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो प्लेन के अंदर चला गया उसे हम डैश फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वेज और डैश फॉर्मूला होता है कि 3D को कैसे 2D पे हम प्रेजेंट करें और व्यूज क्लियर हो, इसके लिए हम लोग जो है वेज और डैश फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर समझिएगा कि अगर हम इसको देखें तो 2 बॉन्ड्स को हमने एक प्लेन पे ले लिया, देखिए इसको हमने एक प्लेन पे रख लिया, और इस प्लेन से जो इस साइड बाहर निकल गया उसे हम बोलेंगे वेज फॉर्म, और जो प्लेन के अंदर चला गया उसे बोलेंगे डैश फॉर्म, ठीक है ना। तो या फिर विवर्स के बेसिस देखिए, अगर विवर्स वाली देख रहा है, ऐसे विवर्स दिख रहा है या ऐसे विवर्स दिख रहा है ना, ऐसे दिख रहा है, तो अगर टूवर्ड्स से विवर्स दोनों ग्रुप आ रहा है, ठीक है, तो ये हम लोग प्लेन के ऊपर रखेंगे, और अवे फ्रॉम द विवर्स आ रहा है तो हम लोग जो है प्लेन के नीचे डैश फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए यहां से अगर देखें इट इज ए कन्वीनियंट वे, है ना, इट इज ए कन्वीनियंट वे डिपिक्टिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशनल, है। तो 3D को हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस प्रोजेक्शन 4 bonds of a tetrahedral molecule is shown by 2 line, 2 TWO2 line है, by 2 lines in the planes। अब ये लाइन है और ये लाइन, इनको प्लेन पे दिखा दिया। 1 वेज अप द प्लेन, जो प्लेन के बाहर है उसे देखिए ये वेज फॉर्म, ये वेज फॉर्म है, और एंड 1 डैश लाइन, ये डैश देखिए, डैश डैश डैश, ये देखिए ये जो है ना, ये जो लाइन होती है ऐसे, ये डैश लाइन है ना, इसको ऐसे लिखते हैं,
या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, डैश ऐसे बनाया जा सकता है। देखिए तो डैश लाइन, तो या डाउन द प्लेन है ना, प्लेन के नीचे, ये प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका वेज और डैश फॉर्मूला बोला जाता है। हम फिशर प्रोजेक्शन की बात करने जा रहे हैं। फिशर प्रोजेक्शन भी सेम 3D को 2D में प्रेजेंट करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करके रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसमें भी आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे हम अगर बात करें तो इसमें खास बात यह है कि जो है सिंपल सा अगर देखें तो द मॉलिक्यूल इज ड्रॉन, ठीक है, वर्टिकल द फॉर्म क्रॉस विद द कायरल कार्बन, है ना, क्रॉस करते हैं तो क्रॉस लाइन जो है कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करती है। इंटरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को हम ऐसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑन वर्टिकल लाइन मेन चेन इज टेकन विद द फर्स्ट कार्बन, है ना। देखिए वर्टिकल अगर हम लोग देखें कंपाउंड जैसे लिखा गया है तो वर्टिकल जो है लाइन है, अगर कंपाउंड ऐसे लिखा है तो जो मेन चेन बन रही है उसको हम वर्टिकल लाइन में रखते हैं। आपने आईयूपीसी पढ़ा, आईयूपीसी में लॉन्गेस्ट चेन चूज करते हैं ना, तो जो लॉन्गेस्ट चेन चूज कर रहे हैं वो मेन चेन है, और मेन चेन को हम कहां रखते हैं, वर्टिकल लाइन में रखते हैं। उससे अलग जो अटैच ग्रुप होते हैं उससे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में अटैच करते चलते हैं ना। एक तो तरीका ये हो गया, और एक तरीका जो है व्यूअर बेसिस पे हो जाता है। देखिए तो हॉरिजॉन्टल लाइन, देखिए यहां से लिखा है जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द व्यूअर्स, है ना, एंड द वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट अवे फ्रॉम द व्यूअर्स, ठीक है। तो जो है डायरेक्टेड टुवर्ड्स व्यूअर है तो उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर्स वर्टिकल लाइन में। मतलब कुल मिला के आप देखिए जैसे यहां से हमने कोई मॉलिक्यूल है तो इससे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो है ये कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, जो क्रॉस है ना ये कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये कायरल है ना, कायरल कार्बन को सब रिप्रेजेंट करेगा, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है टुवर्ड्स द व्यूअर। अगर व्यूअर्स देख रहा है मॉलिक्यूल को, हमने दिखा है अगर व्यूअर्स देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल, ये जो है व्यूअर साइड में आ रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, और अवे फ्रॉम द व्यूअर्स ये दोनों लाइन हो गए तो वर्टिकल लाइन पे रख लिया हम लोगों ने। तो एक तरीका ये भी होता है कि वर्टिकल लाइन में ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एक तरीका है कि हम व्यूअर बेसिस पे कमेंट्स करें, या मॉलिक्यूल में फॉर्मूला दिया है और उस बेसिस पे बात कर सकते हैं। भी दिखाता हूं एग्जांपल्स आप लोगों को। यहां से अगर मान लीजिए जो है मॉलिक्यूल्स दिया है, सेकंड पॉइंट लिखिए, जैसे बोलेगा ऑन वर्टिकल लाइन मेन चेन इज टेकन विद द फर्स्ट कार्बन एटम एट द टॉप, ठीक है। तो हम जो फर्स्ट कार्बन एटम होता है उसे टॉप पे रखते हैं, और उसके बाद नीचे ग्रुप्स हम या एटम्स हम अटैच करते जाते हैं। जैसे मैं दिखा रहा हूं एग्जांपल, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड में अगर देखें तो ये मेरे पास कंपाउंड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला है, और इसमें 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, और ये जो कार्बन दिख रहा है ना आपको, ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इससे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। तो हमें मालूम है कायरल कार्बन है तो हम वर्ड क्रॉस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए तो यहां से इसको क्रॉस देखिए, यहां से एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। हमें नंबरिंग देखिए 1 है, 2 है, 3 है। हमें मालूम है कि 1 2 3 जो 1 नंबर है ना वो टॉप पे रखा जाता है, CHO, फिर C है, तो यहां जो HOH, आप AH को ऐसे लगा सकते हैं, OH को ऐसे लगा सकते हैं, जरूरी नहीं आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहां से हम देखें तो ये आपका जो है CHO ये हो गया, आपने OH इधर लगा दिया, H इधर लगा दिया, और यहां पे हम आएंगे तो CH2OH, देखना CH2OH, ये तो कायरल है नहीं, और क्या है CH2H। तो मतलब ये दो व्यूज हैं फिशर फॉर्म में। तो फिशर फॉर्म क्या है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का फिशर प्रोजेक्शन है। मतलब हम ये जो दिख रहा है ये कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने जो है, वैसे तो अगर व्यूअर बेसिस पे दिया होता है वेज जैस फॉर्मूला में तो टुवर्ड्स द व्यूअर वाले यहां रखते हैं, अवे फ्रॉम द व्यूअर्स वर्टिकल लाइन में। लेकिन अगर केवल सिंपल सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो आप क्या करते हैं कि जो वर्टिकल लाइन है, जो मेन चेन है, देखिए मेन चेन 1 2 3, इसको मैं रखना कहां पे, वर्टिकल लाइन पे। और वर्टिकल लाइन में भी टॉप पे कौन सा रखा जाएगा, नंबर 1 वाला, तो CHO नंबर 1 पे टॉप पे रख दिया। 2 पर जो है कायरल कार्बन, तो HOH दोनों साइड रख सकते हैं, ऐसे राइट एंड लेफ्ट है, लेफ्ट राइट है ना, तो दो पॉसिबल कंडीशन बन रही है। और 3rd नंबर पे CH2H है ना। तो देखिएगा इसका कंडीशन, दो पॉसिबल कंडीशन देखा आपने, देखिएगा जो भी हमने दिखाया, हमने आपको भी दिखाया है ना, कायरल कार्बन है, 2 डिफरेंट फिशर प्रोजेक्शन इससे पॉसिबल है। और पहला ये है, आप देखिए HOH कर दिया,
और यहाँ HOH, ये कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कायरल कार्बन को, है ना। ये जो है नंबर 1, 2 और 3, है ना। तो 2 नंबर कार्बन यहाँ पर कायरल कार्बन, है ना। ऐसे में और भी एग्जांपल देखते हैं फिशर कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, एक्चुअली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को इजिली स्टडी करने के लिए ये वेज डैश प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन दिया गया, तो उसका बेसिक फंडा समझिएगा, जो कि हम लोग मोस्टली यही देखेंगे, है ना। ये मेरे पास एलानाइन कंपाउंड है ना। आप देखिए इसमें कायरल कार्बन ये है ना, कायरल कार्बन है, और 1 नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। अगर देखा जाए तो जो है कायरल कार्बन को क्रॉस से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ऐसे, ये जो है ये क्रॉस जो है कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो टॉप पे हम क्या कहेंगे नंबर 1, तो COOH, ये नंबर 1 है ना। और फिर जो है इसका 3 पर क्या जाएगा आपका CH3, यहां क्या HNS2, तो H यहां लगा दीजिए, NS2 यहां लगा दीजिए। आप ऐसे ही जो है हम इसको ऐसे ले सकते हैं, यहां COOH है ना, ये NS2 यहां लग गया और H यहां लग गया, और ये आपका CH3, तो मतलब NS2 इधर भी लगा सकते हैं, NS2 इधर भी लगा सकते हैं। तो एक बार इधर लगाया तो फिशर फॉर्म है, एक बार इधर लगाया तो फिशर फॉर्म है। तो कुल मिला के एलानाइन का जो है ये दोनों फिशर फॉर्म है, ठीक है ना। A और B देखिए, अभी हम लोग जो है देखा हम लोगों ने वेज और डैश फॉर्मूला कैसे देखते हैं। हम लोगों ने यहां पर देखा जो है एलानाइन का ऐसे हम लोग 50 जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना। जैसे हम अगर बात करें, हम लोग जो है और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने 2 कायरल ले लिया, जैसे CH3 है ना, यहाँ CH NS2 है ना, यहाँ CH OH है ना, यहां पर हमने ले लिया COH। अगर इस कंपाउंड को गौर से देखिए, इसमें तो फिशर 4 पॉसिबल केसेस चले जाएंगे, है ना। अब देखिए यहां से ये कायरल है, ये कायरल है, ये तो मालूम ही है क्योंकि कायरल कार्बन क्या होता है इसकी हम बात कर चुके हैं। अब देखिए इसमें हम अगर देखें, अब देखिए यहां से 2 कायरल, तो 2 बार क्रॉस करिए ना, 2 कायरल है तो 2 बार क्रॉस किया हमने। हमें दिखाता हूं 4 का पॉसिबल केसेस बन जाएंगे ना। ये फिशर फॉर्म है ना। यहां से जो है हम अगर देखें, अब देखिए हमने कहा था नंबर 1 है, 2 है और 3 है और ये 4 है। नंबर 1 तो टॉप पे रहेगा, COOH, ये टॉप पे रहा। नंबर 2 पे आइए तो HOH, आप H ऐसे रख सकते हैं, OH ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां पर COH, गौर से देखिएगा COH, यहां पर आप OH ऐसे लगा सकते हैं, H ऐसे लगा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आइए, आप देखिए यहां से नीचे आइए, 3rd नंबर ये है। 3rd नंबर पे क्या है, HNS2 लगा, तो आप H ऐसे लगा सकते हैं, NS2 ऐसे लगा सकते हैं। आप जो है यहां पे भी ऐसा कर सकते हैं, H इधर लगाया आपने, NS2 इधर लगाया, इधर आप उल्टा कर दीजिए, यहां पे आप ऐसे लगा दीजिए, यहां पे NS2 लगा दीजिए। एक कंडीशन इसकी ऐसे हो सकती है, और यहां पर क्या है CH3। अब देखिए जैसे हम लोग अगर बात करें, हम अगर देखें तो जैसे OH देखा आपने, है ना, OH। अब देखिए OH यहां रखिए, COH है, यहां जो है H है और ये OH है। तो ये OH के साथ यहां पे आप जो है HNS2 लगा सकते हैं और CH3। अब देखिए एक बात समझिएगा कि आप देखिए OH के साथ NS2 आ रहा था, यहां HH आ रहा है, और अगर आप देखें तो जो है COH लिया हमने, और अगर आप देखें तो जो है OH इधर रहने दीजिए और NS2 इधर लगा दीजिए, तो OH NS2 इधर हो जाएगा, और जो है ठीक है। इसका एक ओरिएंटेशन और बन सकता है, ठीक है। और अगर आप देखें यहां लगा दीजिए आप OH, यहां H, यहां NS2 और यहां पर जो है यहां H और CH3। आप देख रहे हैं, तो मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये 4 केसेस बन गए। तो ये चारों केस के फिशर फॉर्म है। अभी हम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना दिखाएंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स 4 ही बनेंगे, तो इसके 4 स्टीरियो बन गए। तो मतलब कुल मिला के फिशर फॉर्म में ये कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है। अभी तो मैं निकालना दिखाऊंगा, अभी तो मैंने केवल फिशर फॉर्म दिखाया, वेज डैश फॉर्म दिखाया निकालना। तो इसके बाद हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे इनेंसियोमर्स की बात करेंगे।